हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका मेरा यूट्यूब चैनल LKM मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी देखें। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और विषय हमारा विज्ञान, और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें। और ये वर्कशीट संख्या बेटा 9 है। और आज की तारीख बेटा, ये 23 तारीख की हमारी छुट्टी थी, तो आज की तारीख हमारी 27/10/2020, ठीक है बेटा। और मंगलवार का दिन है। ओके स्टूडेंट, अब देखो वर्कशीट में हम अच्छे से समझेंगे भाई क्या क्या चीज़ें इसे दी गई है, और इसे हमें अच्छे से याद भी कर लेना है साथ साथ में। कि वायुमंडल की जो हमारे चारों ओर जो आवरण है वायु का, वही हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें दिया गया है कि वायुमंडल में 78% की 100 में से 78% तो क्या पाई जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो सभी सजीव हैं जिनमें गति है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका पहला जो टॉपिक है उसे देख लेंगे कि ये पहला पॉइंट है। इसमें नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है, ठीक है बेटा। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। जो नाइट्रोजन है उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते पौधे एवं जंतु। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण, उसके माध्यम से नाइट्रोजन मिलती है। अब नाइट्रोजीकरण के बारे में भी पढ़ लेंगे भाई क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित, मतलब आसानी से अवशोषित करके कर सकें, इस क्रिया को ही नाइट्रोजनीकरण क्रिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण प्रक्रिया है क्या, तो वायुमंडल नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में, मतलब नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनमें बदलना, और वो काम कौन करते हैं आसानी से, पौधे। कौन करते हैं, पौधे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखो इसमें फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में, जो फलीदार पौधे होते हैं, जो सभी मतलब इसके वर्ग के जितने भी फलीदार पौधे हैं, तो उनके वो पौधों की जड़ों में राइजोबियम, राइजोबियम क्या नाम है बेटा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। देखो बेटा, ये फलीदार पौधा है, तो इसकी जो जड़ हैं, ये दिखा रखा है इस डायग्राम में, इसकी ये जड़ हैं। तो इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये मेन पॉइंट है, तो बेटा इसको भी याद कर लें। जैसे अब कभी कभी हमारे आसमान में जब बिजली कड़कती है, तो उस टाइम भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आज हम आगे देखते हैं। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, कि जो ये 78% है, तो इसकी मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो इन सब की जो भी आपस में घटनाएं होती है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा ये देखो डायग्राम ये अच्छे से दिया हुआ है, तो इसे हम अच्छे से देख लेंगे। कि इसमें पहला पॉइंट है कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। कौन कौन बदलते हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं, और पौधे की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं। वहाँ पर उनसे प्रोटीन अन्य यौगिक बनाते हैं, और जो भी जंतु इन पौधों को खाते हैं, तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुँच जाते हैं। कि देखो इनका भी एक चक्र बना हुआ है, कि ये सबसे पहले कहाँ जो जीव, देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये आ रहा कि नाइट्रोजन कण को चक्र को अच्छे से समझा रखा है। कि सबसे पहले मिट्टी, सबसे पहले क्या है, मिट्टी। तो उसके माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से फिर कौन, मिट्टी में कौन नाइट्रोजन को बढ़ाता है, जीवाणु एवं नील हरे शैवाल।
उसके माध्यम से वो कहाँ चला जाता है, मिट्टी में हमारे पौधा होगा तो वो मिट्टी के रूप में पौधों में चले जाते हैं। फिर पौधों को जैसे घास है, कोई और भी छोटे मोटे पेड़ है, तो उनको कौन खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं। तो उनके माध्यम से वो कहाँ चला जाता है, जंतुओं में चला जाता है। फिर धीरे धीरे वो जो भी जंतुओं को जैसे मानव प्राणी भी खाता है तो वो मानव में भी चला जाता है। इसी में यही तो समझा गया है। फिर आगे देखते हैं, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद पुनः वह मिट्टी में उपस्थित जीवाणु कवक उस नाइट्रोजन को अपशिष्ट करके नाइट्रिक यौगिक में बदल देते हैं। जैसे कोई पशु या जंतु की पौधे की मृत्यु हो गई तो वो दोबारा मिट्टी में तो मिल जाता है, तो फिर जो मिट्टी में होते हैं जीवाणु और नील हरे शैवाल तो उसको फिर अपशिष्ट कर लेते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उसका उपयोग कर लिया जाता है। मतलब ऐसे ही इनका एक चक्कर है, नाइट्रोजन चक्र बनाओ। तो इसमें ये समझाया गया, देखो वायुमंडल नाइट्रोजन जीवाणुओं के माध्यम से पेड़ पौधों में मिट्टी में पहुंच जाता है, मिट्टी के माध्यम से पेड़ पौधों में पहुंच जाता है, पौधों के माध्यम से जीव जंतुओं में पहुंच जाता है, उनकी मृत्यु के पश्चात फिर दोबारा मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे इनका एक क्रम बना हुआ है। इस डायग्राम को भी आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में बना लेंगे। और अगला पॉइंट है बेटा, कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। जो नाइट्रोजन यौगिक है उनको नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है, कि वायुमंडल में भी इसका उपयोग है तो वो उसको उसमें बदल देते हैं। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, कि एक दूसरे के परस्पर काम आना है, एक दूसरे के परस्पर सहयोग करना ही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मतलब किसी न किसी घटक के रूप में सभी पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो या जीवाणु हो या नील हरे शैवाल है, इनका सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। ठीक है बेटा, इसी के माध्यम से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या बनी रहती है, लगभग स्थिर, मतलब समान बनी रहती है, कि ये नहीं कि कोई चीज़ उनके लिए कम पड़ जाए। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए तो उनको भी हम देख लेंगे एक बार। सेम और मटर, जो मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपने देखो इस वर्कशीट में ही पढ़ा है, यहाँ पे आया था, ये रहा देखो, ये रहा, कि फलीदार पौधों के वर्ग की पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। तो इसका हम पहले का आंसर ये लिखेंगे, ठीक है बेटा, कि राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजनीकरण का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो बेटा इन सब क्वेश्चनों को जानने के लिए मैंने आपको अच्छे से एक फाइल तैयार की, तो उसे भी आप देख लें। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन देख ही लिया कि ये सेम की जगह यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे, राइजोबियम। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजनीकरण का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो ये इसमें कुछ विधि दिए हैं, उनमें पहली है नाइट्रोजन का अजैविक स्थिरीकरण। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और यह क्रिया वर्षा के द्वारा होती है। जब बिजली कड़कती है तो विद्युत विसरित होता है, ठीक है। दूसरा हमारी प्राकृतिक विधि, कि लेगमीनियम पौधों की जड़ों में गांठें उपस्थित होती हैं। इन गांठों के ऊपर या उनके निकट कुछ भूमि में सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम उपस्थित रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करके उसे नाइट्रेट व नाइट्रेट में परिणत बदल देते हैं, मतलब जो कि मिट्टी में चला जाता है, ठीक बेटा। इसका आंसर हम ये लिख देंगे दूसरे क्वेश्चन का। तो ये दो विधियाँ होती हैं, एक प्राकृतिक विधि और एक वो विधि। अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे बेटा हम, कि सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। कि नाइट्रोजन प्रोटीन, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य अवयव है, कि इसलिए यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, मुख्य अवयव है। बेटा ये सब क्या है, मुख्य अवयव है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी हैं। चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र द्वारा स्थिर रहती है। किसके द्वारा स्थिर रहती है, तो जो इस वर्कशीट में ये चित्र आया हुआ है, तो इसको सभी बच्चे अच्छे से अपनी से कैसे कैसे हमें बनाएंगे और कैसे कैसे हमें समझना है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ।
तो जैसे हमने सबसे पहले लिया ये कि हमने ये नाइट्रोजन चक्र लिखा बनाया कि इसमें सबसे पहले किस किस का क्या कार्य होता है, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। जैसे हमारा वायुमंडल है नाइट्रोजन, तो सबसे पहले बेटा ये देखो, एक तो हमारा बिजली के द्वारा बनता है नाइट्रोजन, तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, तो उसका वही मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो उसको किस में बदल देते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं, फिर वो वापस वायुमंडल में उसे छोड़ देते हैं। एक तरीका तो बेटा हमारा ये है, ठीक है बेटा। अब दूसरा तरीका हमारा यह है कि वायुमंडल में दूसरा तरीका भी ऐसे बनता विधि कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और जो नील हरे शैवाल होते हैं उनके द्वारा जो स्थिरीकरण होता है उसके माध्यम से उसे किस में बदलते हैं, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना और फिर उसे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक तत्वों में बदल देते हैं। फिर उनके द्वारा पौधों द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है, फिर उसको जंतुओं द्वारा पौधों को भाई खाना, भाई जंतु जो पौधों को खाएंगे तो उनके माध्यम से वहाँ पे उन पे नाइट्रोजन पहुँच जाएगी, फिर उसके माध्यम से उसका उत्सर्जन या जीवों की मृत्यु के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं वो सब वापस किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों में वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वायुमंडल का नाइट्रोजनीकरण बना रहता है, ठीक है बेटा। कि मतलब एक दूसरे के चक्र के माध्यम से ये नाइट्रोजन चक्र हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार हमारे नाइट्रोजन की मात्रा भी वायुमंडल में क्या बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। तो सभी बच्चे इस डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे और इसको समझ लेंगे भी, ठीक है। तो सभी बच्चे इस विज्ञान की वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में कर लें और अपने विज्ञान के टीचर से चेक करवाएं। और बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर भी करें। और बेटा सबसे मुख्य बात, कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोते रहें और एक दूसरे से लगभग 2 गज की दूरी बना के रखें। और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।